हेलो एवरीवन। तो आज हम आपकी आज ये ट्रेल क्लास है, कुछ भी मान लीजिए फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ मैक्रोइकॉनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है नेशनल इनकम। बहुत बड़ा यूनिट है, नई यूनिट है, नई टर्म सीखेंगे तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले देखो, इसके अंदर ना, इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, थियरी भी है, डायग्राम एज सच नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी है, थियरी भी है। मैं सबसे पहले स्टार्ट कराऊंगा न्यूमेरिकल से एंड देन वी कम टू द थियरी। ठीक है, एक एक चीज़ करेंगे, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कराने वाला हूँ इस यूनिट के। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहली एक टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है सर? नेशनल इनकम का बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा मतलब ये है, नेशनल इनकम का मतलब है इनकम ऑफ अ नेशन। किसी भी एक राष्ट्र की, किसी भी एक देश की इनकम को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। सर किसी भी एक देश की इनकम मतलब नहीं समझ में आया यार। किसी भी एक देश में जो रेजिडेंट रहते हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं, अगर हम उनकी इनकम को ऐड कर देते हैं तो जो निकल के आती है हम उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। किसी भी एक देश की इनकम, राष्ट्रीय आय को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। उस कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट्स की इनकम को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इस 12th क्लास के करिकुलम में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकालने के 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं। 3 मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड का नाम है इनकम मेथड, सेकंड मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड एंड देन थर्ड मेथड का नाम है प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे 3 अलग अलग मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। सर किसी भी कंट्री की ये नेशनल इनकम, नेशन की इनकम निकालते कैसे हैं, ये हम 3 अलग अलग मेथड से सीखेंगे। कंबाइंडली भी सिखाऊंगा मैं कि इन दोनों से एक साथ कैसे निकालते हैं, इन दोनों से एक साथ कैसे निकालते हैं, इन दोनों से एक साथ कैसे निकालते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, अराउंड 100+ न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बिफोर मैं ये आपको पहले मेथड सिखाऊं, उससे पहले ना एक चीज़ सिखाऊंगा, बेसिक रिलेशनशिप। ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगा अल्टीमेटली, बट ये मेथड स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी चीज़ सिखा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक रिलेशनशिप। तो मैं बेसिक रिलेशनशिप स्टार्ट कराने वाला हूं और आज की वीडियो में सिर्फ मैं फर्स्ट रिलेशनशिप सिखाऊंगा आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। मैंने क्या किया है, मैं नेशनल इनकम निकालना सिखा रहा हूँ, एक देश की इनकम निकालना सिखा रहा हूँ। एक देश की इनकम मतलब उसके रेजिडेंट्स की इनकम, टोटल लोगों के इनकम को जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम निकल जाता है। अब नेशनल इनकम निकालने के 3 अलग अलग मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड क्या होते हैं ये सब बताऊंगा, नेशनल इनकम की भी डेफिनेशन बताऊंगा, वो अलग बात है। बट मैं बेसिक सी यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ, कुछ बेसिक रिलेशनशिप। पहले बेसिक रिलेशनशिप में मैं आपको 3 रिलेशनशिप सिखाऊंगा, इसलिए हम इसको 3 रिलेशनशिप भी कहते हैं कुछ टीचर्स। फर्स्ट, सेकंड, 3 बेसिक रिलेशनशिप है विद केसेस। इसमें कुछ केसेस हैं, इसमें कुछ केसेस हैं विद केसेस। तो आज मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट रिलेशन से। मैं ये एज्यूम करूँगा कि मैं आपको ये सिखा तो रहा हूँ, बट आप 12th क्लास में भी हैं, 12th स्टैंडर्ड में हैं, बट ये एज्यूम करूँगा कि आपको कुछ नहीं आता। मैं मतलब बेसिक से बताऊँगा, ठीक है ना। आपको पता है कि इस टर्म को क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं इस टर्म को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैथ्स में इक्वल्स टू कहते हैं। और इक्वल्स टू के जनरली हम इधर वो लिखते हैं, राइट साइड में इधर वो लिखते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होता है, जो हमारे पास गिवन होता है। हम यहाँ वो लिखते हैं जो हमारे पास गिवन होता है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में वो लिखते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। जनरली आमतौर पर हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू के इधर वो लिखेंगे जो हमारे पास, जिस चीज़ की वैल्यू हमारे पास है, और इधर वो लिखेंगे जो हमें निकालना है। जो हमें निकालना है वो इधर लिखेंगे और जो हमारे पास है वो इधर लिखेंगे। जनरल सी बात है, स्विच भी कर सकते हैं, पर आमतौर पर इसी टेंडेंसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं
नेट, दो टर्म्स लिख रहा हूं, ग्रोस। इसका मतलब क्या है अभी तक, अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, वैसे तो आपको लगेगा ग्रोस इक्वल्स टू नेट, बट इसका मतलब ये है जैसे मैंने अभी बताया आपको कि नेट सर गिवन है और ग्रोस हमें फाइंड करना है। अगर इस सेंस में बात करूं तो इसका मतलब है कि नेट हमारे पास गिवन है और ग्रोस हमें निकालना है। तो तब क्या करेंगे, नेट ग्रोस क्या होता है बताऊंगा अभी। नेट अगर गिवन हो और ग्रोस निकालना हो तो क्या करेंगे। पहली बात, नेट का मतलब होता है कोई वैल्यू जो नेट वैल्यू है, जो कुछ काट पीट के आई है, कुछ डिडक्ट करके जो वैल्यू आई है हम उसको बोलते हैं नेट वैल्यू, काट पीट के जो वैल्यू आई। एक होती है ग्रोस। ग्रोस क्या होता है, टोटल वैल्यू। ग्रोस मतलब टोटल वैल्यू। ये है टोटल वैल्यू, ये है डिडक्टेड वैल्यू। तो एक बात बताओ छोटी सी, ये छोटी है क्योंकि डिडक्टेड वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। मेरे को नेट गिवन है और ग्रोस निकालना है, मेरे को नेट गिवन है और नेट से क्या निकालना है, ग्रोस निकालना है। तो छोटे को बड़ा बनाना है, छोटे को बड़ा बनाना है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। आपको ये लॉजिक समझ में आया है, यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि मेरे को नेट गिवन था और क्या निकालना था, ग्रोस। नेट होता है छोटा, ग्रोस होता है बड़ा, तो मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। सर इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन सर ये क्या होता है डेप्रीशिएशन, अभी बताऊंगा। तो क्या मतलब है इस आइडेंटिटी का, अगर हमें नेट गिवन है और ग्रोस निकालना है तो हम डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये लॉजिक जरूर समझ में आ गया कि यहाँ पे प्लस क्यों आया है। ऑन सिमिलर लाइंस अगर मैं इसको स्विच कर दूं, अगर यहाँ पे ग्रोस गिवन होता और हमें निकालना होता नेट, ग्रोस मतलब बड़ी वैल्यू, नेट मतलब डिडक्टेड वैल्यू, ग्रोस को अगर नेट बनाना है तो क्या हो जाता, डेप्रीशिएशन हो जाता लेस। हाँ या ना, पक्की बात। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो डेप्रीशिएशन होता है। कैसे होता है भी सिखाऊंगा। नेट गिवन है, ग्रोस निकालना है तो डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे। अभी ये आइडेंटिटी सीखो बस। ग्रोस गिवन है, नेट निकालना है तो डेप्रीशिएशन को लेस कर देंगे। सर आपने एक टर्म बताई हमें डेप्रीशिएशन, सर ये डेप्रीशिएशन क्या होता है और यहाँ डेप्रीशिएशन ही क्यों आया है ये बता दूंगा मैं आपको। लेकिन ये डेप्रीशिएशन क्या होता है सर, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो तो ये जानते होंगे डेप्रीशिएशन क्या होता है। आर्ट्स वालों को थोड़ी, ह्यूमैनिटीज़ वालों को या साइंस वालों को थोड़ा इश्यू हो सकता है। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है किसी फिक्स असेट की वैल्यू का कम होना। किसी फिक्स असेट की वैल्यू का कम होना क्या कहलाता है, डेप्रीशिएशन। और किसी फिक्स असेट की वैल्यू कम दो वजह से हो सकती है, एक वियर एंड टियर एंड दूसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशंस। किसी भी असेट की वैल्यू का कम होना या तो वियर एंड टियर की वजह से या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से क्या कहलाता है, डेप्रीशिएशन। सर 1% नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया, मुझे पता है, ध्यान सुनना। लेट से एक मशीन है, उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, मैं आज खरीद के लेके आया। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसको 1 महीने यूज़ करूं और 1 महीने बाद अगर मैं लेट से 1 मंथ या 1 ईयर ले लेते हैं, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर अगर मैं इसको 1 साल बाद बेचने जाऊं तो क्या ये 1 लाख रुपए की ही बिक जाएगी, नहीं बिकेगी। आफ्टर 1 ईयर लेट से इसकी वैल्यू हो गई 80,000। मैं लेके कितने की आया था, 1 लाख की। 1 साल बाद इसकी कीमत कितनी रह गई, 80,000, कुछ घट जाएगी ना। तो जो ये वैल्यू कम हो गई हम इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ये 20,000 जो वैल्यू कम हो गई हम इसको क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। अब सर ठीक है सर, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है किसी फिक्स सेट लाइक मशीन की वैल्यू का कम होना। सर ये 20,000 वैल्यू कम क्यों हुई है, ये 2 वजह से कम हो सकती है भाई। पहला वियर एंड टियर, जिसको हम नॉर्मल वियर एंड टियर कहते हैं, यूज़ करने से। नॉर्मल वियर टियर का मतलब होता है यूज़ करने से वैल्यू कम हो गई। आपने किसी चीज़ को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, तो उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है कम होगी, कम हो गई। सर ये क्या है, ये अजीब सा वर्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब एक बात बताओ। अच्छा लेट से मैं एक फ़ोन लेके आया, न्यू फ़ोन लेके आया, लेट से 10,000 रुपीज़ का, मैंने उसको यूज़ नहीं किया,
डब्बा पैक घर पे रखा हुआ है, ठीक, रखा हुआ है, मैंने उसको यूज़ नहीं किया, 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद मेरा फ्रेंड कहता है यार ये फ़ोन मेरे को दे दे। मैंने कहा हाँ भाई ले ले, 10,000 रुपये दे दे। वो कहेगा भाई 10,000 का तो तूने खरीदा था, तू कितने का देगा? तो मैं ये कहूँगा क्या भाई मैंने तो इसको यूज़ ही नहीं किया, यूज़ भी नहीं किया, तो इसकी वैल्यू कम नहीं हुई? कम हुई ना। बिना यूज़ करे भी वैल्यू कम हो सकती है, आपको इस बात का पता है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली तो वो पुरानी हो गई। सर बिना यूज़ करे वैल्यू कम कैसे हो जाती है? यार एक बात बताओ, 1 महीने बाद कोई बेटर टेक्नोलॉजी आ जाएगी या बेटर टेक्नोलॉजी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है किसी फिक्स असेट की वैल्यू का कम हो जाना बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आने की वजह से। फ्यूचर में क्योंकि बेहतर टेक्नोलॉजी आने वाली है, आपने इसको यूज़ किया या नहीं किया नो मैटर, पर तब भी बिना यूज़ करे भी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई, क्योंकि नई आने वाली है, तो जो ये पुरानी मशीन है या पुराना फ़ोन है, अब पुराना कंसिडर होगा, इसकी वैल्यू बिना यूज़ करे भी कम हो जाएगी। लेट से इसकी वैल्यू रह गई 8,000 वैल्यू रह गई इसकी, तो 2,000 क्या है? 2,000 है मेरा डेप्रीशिएशन। पर ये डेप्रीशिएशन किसकी वजह से? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। तो किसी भी फिक्स असेट की वैल्यू कम हो सकती है, फिक्स असेट की वैल्यू कम हो सकती है 2 वजह से। या तो आप उसको यूज़ करोगे तो कम हो सकती है, एक और वजह से हो सकती है क्योंकि उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो ये मेरी टेक्नोलॉजी है ये आउटडेटेड फील होने लगी, तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। उम्मीद जिससे फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी आने वाली थी या आने वाली है, इससे मेरी टेक्नोलॉजी क्या लगने लगी है? आउटडेटेड, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। हम इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। आपको वैसे मैं थ्योरम बताऊंगा डिटेल में, अभी ये समझना है डेप्रीशिएशन का मतलब होता है किसी फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना। और फिक्स एसेट की वैल्यू कम क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैंने यहाँ आपको बोला है कि अगर आपको नेट गिवन है और नेट से आपको ग्रोस पर जाना है, नेट से अगर आपको ग्रोस पर जाना है तो आप डेप्रीशिएशन को ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आपको ग्रोस से नेट पे आना है, अब ग्रोस पे और आपको ग्रोस से नेट पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन इस केस में लेस करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रीशिएशन। आप ऐसे आइडेंटिटी में याद कर लो, ऐसे कर लो, बात एक ही। एक बात और, फर्स्ट रिलेशन के अंदर ही, फर्स्ट रिलेशन करा रहा हूँ अभी मैं, कुछ ऑल्टरनेटिव नेम है, ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के ना इकोनॉमिक्स में, मे बी अकाउंटेंसी में ना हो, पर इकोनॉमिक्स में डेप्रीशिएशन के कुछ नाम और है, और पेपर में यू नो डोंट नो, बट डेप्रीशिएशन वो यूज़ नहीं करेगा, वो यही यूज़ करेगा, देख लेना। पहला जैसे ऑल्टरनेटिव नेम है डेप्रीशिएशन का, एक और नाम है दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा नाम है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, एंड थर्ड ऑल्टरनेटिव नेम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दीज आर 3 ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ डेप्रीशिएशन। मतलब एक ही है, पर डेप्रीशिएशन ना देके ये 3 नाम भी दे सकता है। ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, आपको इनके पीछे का लॉजिक याद नहीं होना चाहिए कि ये ऑल्टरनेटिव नेम क्यों है, बट क्यों है फिर भी मैं एक बार एक बहुत छोटे से सेंस में बता देता हूँ। देखो, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, पहली क्लास है, कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एक बात देखो, आप एक मशीन लाए, एक, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड के पीछे की, दोनों को लॉजिक एक साथ बता रहा हूँ। आप 1 लाख रुपए की मशीन लाए, मैंने बोला आफ्टर 1 ईयर मशीन की वैल्यू रहेगी 80,000 रुपये, मशीन की वैल्यू रहेगी 80,000 रुपये। 20,000 जो है वो है डेप्रीशिएशन, 20,000 जो है वो है डेप्रीशिएशन। तो 20,000 क्या है? डेप्रीशिएशन। अब मेरी बात सुनो, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? फिक्स सेट की वैल्यू कम हो गई। क्या मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ, मैं 1 लाख की मशीन लाया था, 1 साल बाद वो 80,000 रुपये की रह गई, 80,000 की रह गई, तो बोल सकता हूँ मैं इनडायरेक्टली 20,000 की मशीन मैं कंज्यूम कर गया, कंज्यूम मतलब यूज़ कर गया, 20,000 की मशीन मैं यूज़ कर गया, तो मैं बोल नहीं सकता कि डेप्रीशिएशन को,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मैं 20,000 की मशीन को क्या कर गया, कंज्यूम कर गया, बोल सकता हूँ। ठीक है, इनडायरेक्टली यार, लॉजिक फिट करके देखो। दूसरा, अब एक बात समझो, अगर मान लो दूसरे साल आफ्टर 2 ईयर मशीन की वैल्यू रहेगी 60,000, तो 20,000 का फिर डेप्रिसिएशन है। हर साल मान लो 20-20 हज़ार रुपये से कम हो रही है, तो 5 साल बाद इस मशीन की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। हर साल 20-20 हज़ार रुपये से कम हो रही है, हर साल 20,000 से कम हो रही है, तो 5 साल बाद ज़ीरो हो जाएगी। तो एक अकाउंटेंट क्या करता है, ये अकाउंटेंट करता है, एक अकाउंटेंट क्या करता है, क्योंकि अकाउंटेंट को पता है कि ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। अगर आपने एक मशीन खरीदी है, आप उसका इस्तेमाल करो या ना करो, जनरली आप करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी मशीन की। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, इस केस में मेरे हिसाब से 5 साल बाद इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो अकाउंटेंट ये कहता है कि एक गुल्लक बना लेता हूँ मैं, है ना, एक अलाउंस बना लेता हूँ, एक तिजोरी बना लेता हूँ, ठीक है, हर साल इसमें कुछ पैसे डालता रहूँगा मशीन के ब्याह पे। अकाउंटेंट एक बात बताओ, इस मशीन के लिए इस गुल्लक में कितने पैसे डालेगा? मेरे हिसाब से वो फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये का अलाउंस बनाएगा, फर्स्ट ईयर में 20 के फर्स्ट ईयर में। सर वो 20,000 रुपये का अलाउंस क्यों बनाएगा, गुल्लक में 20,000 क्यों डालेगा? क्योंकि उसको ये पता है कि 1 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई, 20,000, तो गुल्लक में ही वो 20,000 रुपये अपनी तरफ से डाल देगा। दूसरे साल मशीन की वैल्यू 20,000 फिर कम हो जाएगी, गुल्लक में वो अपने एंड पे 20,000 फिर डाल देगा। यहाँ 5 साल बाद मशीन की वैल्यू ज़ीरो हुई, तो 5 साल के बाद छठे साल की बिगनिंग में, 6th ईयर की बिगनिंग में नई मशीन खरीदनी थी, तो 1 लाख रुपये, लेट से 1 लाख रुपये लगते, तो 1 लाख रुपये जोड़ने पड़ते। यहाँ हर साल अकाउंटेंट 20-20 हज़ार रुपये करके जोड़ तो रहा है। यहाँ मशीन की वैल्यू ज़ीरो हुई, अपने पास 1 लाख रुपये गुल्लक में इकट्ठे हो गए। क्योंकि एक अकाउंटेंट क्या बना रहा है, एक अकाउंटेंट अलाउंस बनाता चले जा रहा है, साइमल्टेनियसली वो अलाउंस क्रिएट कर रहा है। वो अलाउंस कितने का क्रिएट करेगा? अबे भाई, जितने का डेप्रिसिएशन होगा, जितने की मशीन की वैल्यू कम हो रही होगी, वो उसका आइडिया लगा लेगा, अकाउंटेंट का काम होता है, उतना वो गुल्लक में डालता रहेगा। तो एक बार बताओ, अलाउंस कितने का बन रहा है, 20,000 का, डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है, 20,000 का। तो डेप्रिसिएशन को मैं बोल सकता हूँ क्या, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। हम कितनी कैपिटल कंज्यूम कर रहे हैं, 20,000, तो उसका क्या बना रहे हैं हम, अलाउंस। मैं आपको नाम के पीछे लॉजिक बता रहा हूँ, कहीं नहीं लिखे हुए बुक में लॉजिक, ताकि एक लिंक बने यार। सीख रहे हैं हम, फर्स्ट क्लास से सीखना ही छोड़ देंगे क्या, पेपर के लिए थोड़े पढ़ेंगे, ये रट के थोड़े बैठ जाएंगे। डेप्रिसिएशन के 3 नाम होते हैं, डेप्रिसिएशन के 3 नाम होते हैं, वो ये होते हैं, और वो क्यों होते हैं ये भी पता होना चाहिए। जितनी मैं कैपिटल कंज्यूम कर रहा हूँ, दैट इज़ 20,000 आफ्टर 1 ईयर, उतना ही मैं क्या बना रहा हूँ, अलाउंस, दैट्स इट। मैं 20,000 रुपये की मशीन कंज्यूम कर गया इनडायरेक्टली, मैं 20,000 रुपये का अलाउंस बना रहा हूँ, उतने का अलाउंस बनाऊंगा जितने का डेप्रिसिएशन हो रहा होगा। ठीक है, तीसरी बात, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ध्यान सुनना प्लीज़। 1 साल पहले मशीन जब मैं खरीद के लाया तो कितने की लेके आया था, 1 लाख रुपए की। 1 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, 80,000 रुपये। 1 साल बाद आप इसको कंसिडर करो, इसको कंसिडर करो, 1 साल बाद मशीन की वैल्यू रह गई 80,000 रुपये। मान लो न्यू मशीन आज भी मार्केट में 1 लाख रुपए की आती है, आज भी मार्केट में नई मशीन कितने की आती है, 1 लाख रुपए की। मेरे पास आफ्टर 1 ईयर जो मशीन पड़ी है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 80,000। और यही मशीन अगर मैं मार्केट में नई लेने जाऊं तो कितने की मिल रही है आज भी, 1 लाख रुपए की। मैंने ये अज्यूम किया कि सेम ही रेट है 1 लाख रुपए की। तो एक बात बताओ, ओल्ड मशीन जो मेरे पास है उसको नई मशीन जो कि 1 लाख रुपए की आ रही है, ओल्ड मशीन को नई मशीन से अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मेरे को एडिशनल कितने पैसे डालने पड़ेंगे। 80,000 की मेरी मशीन चली जाएगी, मार्केट में आ कितने की रही है, 1 लाख रुपए की, तो मेरे को 20,000 रुपये एडिशनली डालने पड़ेंगे। मेरे को पुराने असेट को नए असेट से रिप्लेस करने में कितने पैसे लगेंगे, 20,000। 20,000 क्यों लग रहे हैं, क्योंकि 20,000 का क्या हुआ है, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन को एक और नाम बोल सकता हूँ, देखो, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दैट इज़ पुराने एसेट को नए एसेट से रिप्लेस करने में जो पैसे लगते हैं। और पैसे कितने लगते हैं, 20,000, जितने का डेप्रीशिएशन होता है। सीधी सी बात ये है, मैं ये बोल सकता हूँ डेप्रीशिएशन के 3 नाम। मैं जितने की मशीन को इनडायरेक्टली कंज्यूम कर गया,
मैं जितने का अलाउंस बनाता हूँ, अलाउंस उतने का ही बनाते हैं जितने का डेप्रिसिएशन होता है, या पुरानी एसेट को नए एसेट से रिप्लेस करने में जो एडिशनल अमाउंट लगेगी, एडिशनल अमाउंट उतनी लगेगी जितने का डेप्रिसिएशन हुआ होगा। तो मैंने आपको ये 3 नाम बताए हैं, उनके पीछे लॉजिक बता दिया, आपसे नहीं पूछेगा वो गारंटी। तो एक बार कंक्लूड करते हैं। मैंने क्या बताया फर्स्ट रिलेशनशिप में कि अगर नेट गिवन होगा, ग्रोस निकालना होगा तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ग्रोस गिवन है, नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। नेट छोटी अमाउंट होती है, ग्रोस बड़ी होती है, इसलिए यहाँ प्लस आया है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना। और फिक्स एसेट की वैल्यू कम क्यों हो सकती है? 2 वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर यूज करने से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है एक नई बेटर टेक्नोलॉजी आने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। देन डेप्रिसिएशन के 3 नाम और हैं, ऑल्टरनेटिव नेम, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, प्लीज़ ये था मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं सेकंड रिलेशनशिप, देन थर्ड कराऊंगा, एंड देन फाइनली हम इसका यूसेज सीखेंगे, देन हम आएंगे इन मेथड्स पर अलग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, आपके साथ मैं अवेलेबल हूँ, या आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए।